हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का साइंस का चैप्टर 12 दैट इज फ्रिक्शन। नाउ यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी या ट्रक जा रहा होता है तो ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो अपनी स्पीड को एकदम धीरे कर देता है, अपने ट्रक को एकदम धीरे कर देता है। You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes। यानी कि अगर आप लोग साइकिल चलाते हो और आप नोटिस करते होगे कि जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है ब्रेक्स लगाने की, तो आप क्या करते हो, अपनी बाईसाइकिल को धीरे कर देते हो, थोड़ा सा धीरे कर देते हो। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तब जो व्हीकल होता है उसकी स्पीड धीरे कैसे हो जाती है। Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कोई भी व्हीकल, सिर्फ मतलब एक व्हीकल की बात नहीं हो रही, एनी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे मूव करता है उसकी स्पीड धीरे हो जाती है जब एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगती है। फिर से सुनो, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे मूव करता है वो धीरे हो जाता है जब ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं लगती। इसका एग्जांपल आगे आएगा बट मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। सपोज आप एक बॉल फेंक रहे हो फ्लोर पे घर पे, ठीक है। अनटिल अनलेस आप उस बॉल को दोबारा धक्का ना दो, एक टाइम आएगा कि वो बॉल अपने आप रुक जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा था, लेकिन जैसे कोई भी फोर्स बाहर से नहीं लगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अपने आप ही धीरे हो गई। फाइनली इट स्टॉप्स, मतलब वही बोला है कि धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, धीरे हो जाता है, अपने आप ही रुक जाता है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। वही सेम चीज जो मैंने अभी बताई कि अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि एक बॉल अगर किसी सरफेस पे मूव कर रही है तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही रुक जाती है अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। Why do we slip when we step on a banana peel? हम गिर क्यों जाते हैं जब हम गलती से किसी बनाना की पील पे, छिलके पे मतलब रगड़ खाते हैं। Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? यानी कि थोड़ा मुश्किल क्यों होता है किसी भी गीले, समझ लीजिए घर में पानी पड़ा हुआ है किसी फ्लोर पे, तो उस पे चलना इतना मुश्किल क्यों होता है। You will find the answers to such question in this chapter। अब इस चैप्टर में हमें इस सब के आंसर्स मिलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी पढ़ेंगे क्योंकि उससे ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। एक बुक को पुश करो टेबल पे, आप नोटिस करोगे कि वो बुक जब पुश करी आपने, कुछ देर मतलब मूव करके वो रुक गई। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब आप इस एक्टिविटी को रिपीट करोगे और आप क्या करोगे, बुक को दूसरी डायरेक्शन से पुश करोगे। तो यहाँ हमने इस डायरेक्शन से पुश किया, वहां हमने उस डायरेक्शन से पुश किया, ठीक है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि कोई चीज मूव कर रही है, उसके अपोजिट से कोई फोर्स लगती है, जो फोर्स उसके अपोजिट से लगती है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर से सुनो, कोई चीज मूव कर रही है और उसके अपोजिट से क्या होता है, अगर कोई फोर्स लग रही है जो कि लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? नाउ फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। जब आपने पुश किया बुक को, ये तो कभी भी कर सकते हो आप एक्टिविटी, तो उस जहां से आपने पुश किया उसके अपोजिट से फ्रिक्शन फोर्स लगी जिसकी वजह से वो बुक रुक गई, मतलब वो हिलना बंद हो गई। सो दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। You saw that if you apply the force along the left, friction act along the right। मतलब जब आपने बुक को यहाँ से पुश किया तो फ्रिक्शन इधर से वर्क कर रहा था, लाइक आपने फोर्स लेफ्ट से लगाई तो फ्रिक्शन राइट से वर्क कर रहा था। आपने अगर बुक को राइट से मूव किया तो यहाँ से क्या हो रहा था, लेफ्ट से आपका फ्रिक्शन लग रहा था। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। एक फोर्स थी जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जिसने बुक के मोशन को अपोज किया, मतलब उसको कहते हैं ना, मना किया कि नहीं मूव मत करो।
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स होती है फ्रिक्शन की, वो हमेशा अपोज करती है अप्लाइड फोर्स को। फिर से बहुत ध्यान से समझना है, रटने का कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे भी फिजिक्स है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा जहां से फोर्स अप्लाई होती है उसको अपोज करती है। तो बुक यहां से पुश करी, यहां से उसको रोका गया, सो दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of the table. बट कौन सी वो चीजें थी जिसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वर्क किया? ठीक है, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी, लेकिन कौन सी वो सरफेस थी जिसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई? Force of friction acts between the surface of the book and surface of the table. फ्रिक्शन, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसने बुक की सरफेस के नीचे और टेबल की जो सरफेस है उसके बीच में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई। समझ आया? In the friction the same for all the surf is the friction same for all the surfaces? क्या सारी सरफेस के लिए फ्रिक्शन सेम होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस? तो अगर सरफेस स्मूथ है, एक तो रफ होता है, ठीक है, थोड़ा खुरदुरा, एक स्मूथ होता है, तो क्या वो स्मूथनेस पर डिपेंडेंट होता है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो नॉर्मल रहेगा या फ्रिक्शन बढ़ेगा? तो क्या इस चीज पे कोई डिपेंडेंसी होती है? अब वो हम देखें। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आप क्या करोगे? स्ट्रिंग मतलब धागा या कुछ भी छोटी सी पतली सी रस्सी को आप एक ब्रिक के अराउंड, मतलब ये जो होती है ना ईंट, उसके आसपास बांधोगे। ये ना, इसे जो बोलते हैं इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। कई बार आप नोटिस करते होगे कि अगर रद्दी वाले भैया आते हैं तो वो ये लेके आते हैं अपने साथ, फिर वो जो बोरी होती है उसमें रद्दी डलवाते हैं और फिर उठवाते हैं, ठीक है? तो इसको स्प्रिंग बोलते हैं। अब आपको ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस से बांधना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। अब आपको फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। आपको क्या नोट करना है? आपको जो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग होगी उसको पढ़ना है कि कितनी रीडिंग है जब ये जो ब्रिक है जब जस्ट स्टार्ट करती है मूव करना। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो इससे क्या होगा? आपको आइडिया लगेगा किसके बारे में? ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इससे किस चीज का आइडिया लगेगा? इससे आपको फोर्स का पता चलेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, जो कि सरफेस ऑफ द ब्रिक और फ्लोर, मतलब कि फ्लोर के बीच में और ब्रिक की सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका आइडिया आपको लगेगा। ठीक है, नाउ wrap अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक। अब आप क्या करोगे? एक पीस लोगे पॉलिथीन का पूरा पीस, उसको ब्रिक के आसपास, ईंट के आसपास आप बांध दोगे। और आपको ये सेम एक्टिविटी जो आपने पहले की थी बिना पॉलिथीन के वो रिपीट करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? क्या आपने कोई डिफरेंस नोट किया, मतलब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में दोनों केसेस में? व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द डिफरेंस? लाइक इस ये पूछ रहा है कि एक बार आपने बिना पॉलिथीन के उसको खींचा, एक बार आपने पॉलिथीन लपेटने के बाद खींचा, तो क्या उसकी रीडिंग में कोई चेंज आया? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय wrapping अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। अब आपको ये सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, लेकिन यहाँ आप पॉलिथीन नहीं उसके आसपास लगाओगे। आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे जूट का बैग, ठीक है? और सेम चीज आपको, सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। अब क्या इसका रीजन था वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब करोगे तब समझ में आएगा, वरना पढ़ के भी आ जाएगा। Spring balance. Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. ये क्या करता है? ये एक डिवाइस होता है जो हेल्प करता है मेजर करने में फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ coiled springs which get stretched when a force is applied to it। यानी कि इसके अंदर एक कॉइल है जो स्ट्रेच हो जाती है जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब नीचे वजन डालते हैं इसके ऊपर, यानी बोरी वगैरह, तो वो नीचे आता है तो हमें पता चलता है कितने ग्राम्स, मतलब क्या फोर्स लगी है। तो ये आपको फोर्स का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale। ये जो स्प्रिंग की स्ट्रेच है, कितना स्ट्रेच हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? उसके पास यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर देख रहे हो, इस पॉइंटर के थ्रू पता चलेगा।
द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो इस पे रीडिंग आती है ना, उससे ये पता चल जाता है कि फोर्स कितनी लगी है। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? इस तरह से कोई चीज बनाना, इंक्लाइन, ठीक है। तो एक स्मूथ फ्लोर पे या फिर टेबल पे आप इंक्लाइन प्लेन बनाओ। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। आप क्या कर सकते हो? एक वुडन बोर्ड बना सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो जिसको ब्रिक्स या बुक सपोर्ट करती हैं, ठीक है। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो यहाँ पे मार्क ए लगा दिया। ये इंक्लाइन प्लेन किससे बनाया? बुक से बना लिया, ठीक है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो पेंसिल सेल है छोटा सा, ये यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि इस पेंसिल सेल को आप मूव होने दो। ओके, जस्ट अ मिनट। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब जब आपने यहाँ से इसको मूव होने दिया पेंसिल सेल को, तो वो कितना दूर गया? वो ये पूछ रहा है वो कितना दूर गया। जब आपने उसको यहाँ से रिलीज किया तो ये पेंसिल सेल कितनी दूर तक गया। नोट डाउन द डिस्टेंस। अब आप इसकी डिस्टेंस, जितनी दूर वो पेंसिल सेल गया उसको नोट कर लोगे। ये तो घर पे भी कर सकते हो आराम से। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लोथ ओवर द टेबल। फिर आप क्या करोगे? एक जो पीस ऑफ क्लोथ होता है ना, मतलब कि कपड़ा जो होता है, वो बिछा लोगे टेबल के ऊपर, ठीक है। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लोथ। और ये भी ध्यान रखना है कि उस पे कोई ना रिंकल्स ना हो, एकदम स्मूथ कपड़ा हो। ये रहा। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। अब आपको ये एक्टिविटी दोबारा करनी है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। इस चीज को आप रिपीट कर सकते हो। कैसे इस एक्टिविटी को दोबारा कर सकते हो? एक सैंड की लेयर पूरे में बिछा के, और यही सेम स्लोप मेंटेन करके रखना है। स्लोप का साइज चेंज नहीं करना, जो आपने बनाया हुआ है इसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। नाउ इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। इसमें से कौन से केस में जो डिस्टेंस कवर करी है? अब देखो, एक चीज है कि अगर आपने फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तब भी आप गेस कर सकते हो कि इस केस में सबसे ज्यादा सेल दूर तक गया होगा। कपड़े वाले केस में वो इतनी दूर तक नहीं गया, देखो बीच में ही है। और अगर हम सैंड बिछा देते हैं तो सबसे कम कवर्ड वो कब करेगा? वो करेगा जब उस पे सैंड होगी। नाउ अब वो बोल रहा है कि रीजन क्या है, डिस्कस करते हैं रिजल्ट। अब वो बताएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको बिल्डअप कर रहा है। लाइक बुक में आपको पहले ना एक्टिविटीज के थ्रू बिल्डअप किया जाता है कि पहले आप सोचो, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। डज द डिस्टेंट कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव। ये एक बहुत अच्छी चीज पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस कवर हुई है, कि दूर गया, पास गया, बीच में रह गया, क्या वो डिपेंड करता है कि जो सरफेस है वो कैसी है उस चीज पे, मतलब नेचर ऑफ द सरफेस पे। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? मतलब कि अगर सरफेस स्मूथ है या फिर सेल जो सेल है और वो स्मूथ है, तो वो भी उसकी डिस्टेंस को अफेक्ट करता है कि उसने कितना दूर तक ट्रैवल किया है। Now, friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. मतलब फ्रिक्शन कब होता है? फ्रिक्शन तब होता है जब सरफेस के बीच में irregularities होती हैं। irregularities मतलब खुरदुरापन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, समझ लीजिए। मैंने आपको ये दिया, ये देखो, एक है ऐसे और एक है ऐसे। तो यहाँ पे इस सरफेस पे किसी चीज को मूव करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मतलब फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है। जस्ट अपोजिट, यहाँ पे कोई चीज आराम से फ्लो कर जाएगी, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो पा रही है? वो जो चीज है दैट इज इरेगुलरिटीज। मतलब उसके ऊपर की जो ये इरेगुलरिटीज है ना, खुरदुरापन, इरेगुलर सरफेस, एकदम स्मूथ सरफेस ना होना, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, वो रीजन है कि ये आराम से यहाँ पे मूव नहीं कर पाता और यहाँ पे मूव कर लेता है। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है, यहाँ नहीं होती है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसिस लॉक इनटू वन अनदर। मतलब कि वो क्या कह रहा है बेसिकली, यहाँ एक चीज सेल की सरफेस है, ये टेबल की सरफेस है, ये दोनों आपस में लॉक हो जाती हैं, ठीक है। वेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अब अगर मुझे कोई चीज मूव करनी है, मुझे कोई सरफेस पे कोई चीज मूव करनी है,
तो मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि जो ये इंटरलॉकिंग है ये हल्की सी हटे। ठीक है, यहाँ बुक है, यहाँ टेबल है, तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो रखी है। ऑब्वियसली विजिबल इंटरलॉकिंग नहीं है, बट देयर इज सम इंटरलॉकिंग आपस में इस तरह हो जाती है फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो उसको मूव करने के लिए मुझे कोई और फोर्स बाहर से लगानी पड़ेगी। On rough surfaces there are a larger number of irregularities। मतलब रफ सरफेस जो होती है, खुरदरी सरफेस जो होती है, उसमें काफी ज्यादा नंबर में irregularities होती हैं। So the force of friction is greater if a rough surface is involved। तो हमें इससे एक पॉइंट जो बहुत अच्छे से समझ लेना है अब आपको। रफ सरफेस का मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्मूथ सरफेस तो नो फ्रिक्शन। वैसे नो फ्रिक्शन तो केस कभी होता ही नहीं है, तो यहाँ की नो की जगह कर देते हैं लेस फ्रिक्शन। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस इन्वॉल्व होगी तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, सरफेस ऑफ बुक एंड सरफेस ऑफ टेबल, और ये क्या चीज शो करी है इन्होंने? यस, दे आर शोइंग इंटरलॉकिंग। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। We can see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। मतलब हमने देखा कि ये जो irregularities है या फिर जो फ्रिक्शन है ये किस वजह से होती है? अगर सरफेस में आपस में इंटरलॉकिंग हो, दो सरफेस में इंटरलॉकिंग हो। It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder। मतलब कि जो उनकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उन सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ेगी अगर दो सरफेस को आप प्रेस करोगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा हार्ड तरीके से। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। मतलब कि आप इसको कर सकते हो कैसे? आप एक मैट को हिलाने की कोशिश करो, एक जब उस पर कोई नहीं बैठा और एक जब उस पर कोई बैठा है। तो एक केस में जब कोई नहीं बैठा वो इतनी हार्ड प्रेस नहीं हो रही ऊपर से, बट जब केस में, जिस केस में कोई बैठा है उसमें वो मैट के ऊपर से क्या लग रहा है? ऊपर से प्रेशर लग रहा है, और वो हार्ड प्रेशर लग रहा है। इसी वजह से उसको मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। यहाँ पे वही दिखा रखा है। ठीक है, ये बॉक्स को मूव करने की कोशिश हो रही है। If you have no such experience, get that experience now। What is easier to move the box from rest or to move it when it is already in motion? मतलब कि क्या इजी है अगर एक बॉक्स जो ऑलरेडी रेस्ट में है उसको आप मूव कर रहे हो, या वो क्या है, वो मूव मोशन में, मतलब वो मूव कर रहा है आप उसको मूव कर रहे हो। तो बेटर क्या है, तब आपको इजी होगा जब वो ऑलरेडी मूव कर रहा होगा। The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction। ध्यान से सुनना। The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction। कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है, आप उसको मूव कर रहे हो, आप उसको मूव करना स्टार्ट कर रहे हो, तो हम उसको बोल देते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में नहीं है, अपनी जगह पे ही है, तो हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और वो जो फोर्स आपको उस टाइम पे चाहिए होती है उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, वो मेजर होती है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, लेकिन फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, जो ऑलरेडी मूव कर रहा है सेम स्पीड से, और उसके लिए जो आपको फोर्स चाहिए वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको भी पढ़ते हैं डिटेल में। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। For example, just a minute, समझ लीजिए ये बॉल है, चलो बॉल से तो गलती हो जाएगा, ये बॉक्स है, ये मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो इसको टाइम नहीं मिल रहा कि आपस में इंटरलॉकिंग हो पाए। देखो, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक। जो उसके पॉइंट्स हैं उनको ये टाइम नहीं मिल रहा कि वो लॉक कर पाए। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब स्लाइडिंग हो रही होगी तो फ्रिक्शन कम होगा,
लेकिन जब स्टैटिक होगा, रुका हुआ है और रुकने से आप उसको मूव करवा रहे हो, तो क्या होगा, तब फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि इंटरलॉकिंग हो रखी है। तो स्लाइडिंग में मूवमेंट हो रही है ऑलरेडी और उनको टाइम नहीं मिल रहा इंटरलॉकिंग का, तो दैट विल बी हैविंग लेस फ्रिक्शन, बट स्टैटिक में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नाउ ये हमने दो पढ़ लिए। अब फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इज इट अ नेसेसरी एविल, मतलब कि एक अच्छी, सॉरी, एक बुरी चीज जो जरूरी है, नेसेसरी जरूरी, एविल, एविल मतलब कोई चीज जो गलत हो। Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a कुल्हड़ or a glass tumbler? एक कुल्हड़ को पकड़ना इजी होता है या ग्लास टम्बलर को? ग्लास टम्बलर होता है ना, कांच का बना हुआ। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी। आपको सोचना है कि जो टम्बलर है उसकी आउटर सरफेस क्या है, ग्रीजी है। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी और हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। उसके ऊपर या तो तेल लगा हुआ है, इमेजिन करना है। तो आप कौन सा ग्लास टम्बलर पकड़ पाओगे, जब वो मतलब उसमें तेल नहीं लगा हुआ या जब तेल लगा हुआ है? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? जैसे ही आप तेल लग जाता है ग्लास पे या कुछ भी चिकना लग जाता है तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, और जैसे फ्रिक्शन खत्म होता है वो चीज बहुत मुश्किल है होल्ड करनी। ठीक है, तो अगर मैं कुल्हड़ की बात करूं और ग्लास की बात करूं जिसपे तेल लगा हुआ है, तो मैं एक कुल्हड़ को बहुत आराम से पकड़ सकती हूँ। कुल्हड़ वो होता है जो मिट्टी से बनता है, जिसमें चाय वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं कुल्हड़ को पकड़ लूं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है कि मैं ग्लास को पकड़ूं। एंड द रीजन इज, यू ऑलरेडी नो कि जो ग्लास होगा उसके अंदर फ्रिक्शन कम होगा बिकॉज सरफेस स्मूथ होगी। तो मेरे हाथ में और ग्लास में वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। बट कुल्हड़ वाले केस में, क्योंकि कुल्हड़ भी क्या है, रफ है, तो इंटरलॉकिंग आराम से हो पाएगी। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. मतलब अगर आप चलने की कोशिश करो एक मिट्टी वाले ट्रैक पे या फिर मार्बल फ्लोर पे, तो वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। कैन यू इमेजिन बींग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? अगर यहाँ से बिल्कुल फ्रिक्शन हटा दें तो क्या आप चल पाओगे? जब स्मूथ सरफेस होगी, इरेगुलरिटीज नहीं होंगी, तो चलना भी मुश्किल है, चलने में ही दिक्कत होने लगेगी। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर ये है जो इसकी सरफेस और जो पेपर होता है, दोनों के बीच में रेगुलरिटीज होती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है और हम लिख पाते हैं। अगर ये हट गई तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। वेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपके कोई टीचर हैं जो कि चॉक से लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो क्या होगा, जो रफ सरफेस है वो क्या करेगी, उसके कुछ चॉक पार्टिकल्स हैं जो स्टिक कर जाएंगे टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब वो रफ सरफेस की वजह से वो पार्टिकल सामने चिपक गए चॉक से। तो अगर फ्रिक्शन नहीं हुई तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। क्योंकि कोई चीज मूव करती है वो अपने आप इसलिए रुकती है क्योंकि क्या होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, सॉरी फ्रिक्शन होता है। बट अगर हमने कोई चीज मूव करवाई और वहां पे फ्रिक्शन हुआ ही नहीं, तो वो चीज एक बार चलना स्टार्ट हुई तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज है अबाउट फ्रिक्शन जो हमें पता होनी चाहिए कि वो जरूरी क्यों है। और एक और एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ टायर्स और मतलब जो रोड है और टायर के बीच में, तो क्या वो चल पाएंगे? वो तो मतलब फिसल जाएंगे ना। अब इसके बारे में एक केस बताऊंगी आगे भी। लेकिन क्या बात बोली कि टायर और रोड, रोड पे टायर इसलिए चल पाते हैं, गाड़ियां इसलिए चल पाती हैं बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चलना भी मुश्किल है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट। मतलब कि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आप एक नेल, मतलब जो होती है ना, क्या कहते हैं जिसे क्या कहते हैं, कील, कील को आप नहीं फिक्स कर सकते वॉल पे, या धागा नहीं बांध सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब फ्रिक्शन के बिना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल, मतलब कि फ्रिक्शन बुरी भी है अगर दूसरी तरफ देखो तो। क्योंकि जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो स्क्रूज हों, बॉल बियरिंग्स हों, या सोल्स ऑफ शूज, शूज के मतलब जो सोल होते हैं, नीचे का पार्ट है, वो सब कुछ जो खराब होते हैं, धीरे धीरे वियर आउट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो सब होते हैं फ्रिक्शन की वजह से। You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway station. मतलब जो फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं वो उनके जो कई पोर्शन होता है वो बिल्कुल घिस चुके होते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करता है, ये एविल वाले रीजंस हैं कि वो क्यों बुरी है।
फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विग्रेसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट, हाउ डू यू फील? अगर आप अपनी पाम को बहुत तेज 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 रगड़ोगे तो ये भी एक रफ सरफेस है, ये भी एक रफ सरफेस है, दोनों को रगड़ने पे हीट जनरेट हो रही है, तो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। सेम वे में अगर आप एक मैच स्टिक को रफ सरफेस से ऐसे स्ट्राइक करोगे इस तरह से, तो भी क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगी। You might have observed that the jar of a mixer become hot when it is run for a few minutes. उसने क्या बोला? आपने नोटिस किया होगा कि जो जार होते हैं मिक्सर के जो जार होते हैं वो गर्म हो जाते हैं जब उसको कुछ टाइम के लिए आप रन करते हो, चलाते हो। You can cite various other examples in which friction produces heat. बहुत सारे और examples आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि friction की वजह से heat produce हो रही है। In fact, when a machine is operated, heat generated causes which wastage of energy. जब एक मशीन चलाते हैं तो हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से एनर्जी वेस्ट भी बहुत होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हमें ये पढ़ना है कि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो फ्रिक्शन होता है वो ज़रूरी भी है, और दूसरी चीज़ किस तरह से उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान में हम लोगों ने देखा कि स्क्रूज वगैरह, सोल्स जो होते हैं, बॉल बेयरिंग कई सारी चीज़ों में लगता है, डीवीडी प्लेयर वगैरह में भी लगता है, ब्लेंडर, स्केटबोर्ड्स, इन सब में यूज़ होता है। तो वहाँ पे ये थोड़ा कहीं ना मतलब घिसता है और ये वियर आउट होता है, ख़राब होता है। नाउ लेट्स कम इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्या ये हमारे हाथ में है कि हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर दें, कम भी कर दें? एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन कुछ सिचुएशन में डिजायरेबल है, मतलब चाहिए होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? मतलब जो हमारे जो शूज होते हैं उसके जो सोल होते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उस पे ऐसे टेढ़े मेढ़े डिजाइन क्यों बने होते हैं कई बार? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो अगर हमारे शूज हैं वो नीचे से इरेग्युलर रहेंगे और सरफेस पे रहेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। तो इनफैक्ट जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं उनको बोला जाता है कि आपके जो शूज होने चाहिए उसमें बहुत सारे रफ कहते हैं ना, ग्रूव्स स्ट्रक्चर बने होने चाहिए, ताकि जो स्लिपरी सरफेस आएगी, मड आएगी, उस पे वो अपने आप को होल्ड कर सके, वहां पे ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन खत्म हो जाए और वो पर्सन गिर जाए, ठीक है। Now, similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozer provide better grip with the ground. उसी तरह से क्या होता है, ये जो टायर देख रहे हो आप, इस टाइप के टायर, इस पे कितने सारे डिजाइन बने हुए हैं। तो ये जो टायर्स होते हैं या शूज के नीचे के जो ये आप ग्रूव्स देख रहे हो, ये क्या करता है? बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है, ग्राउंड के साथ ज्यादा अच्छी ग्रिप देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. हम deliberately जानबूझ के फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं ब्रेक पैड्स को यूज करके, किसके अंदर? ब्रेक सिस्टम में यूज करके, चाहे वो बाईसाइकिल हो या ऑटोमोबाइल्स हो। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. मतलब कि जब आप बाईसाइकिल चला रहे होते हो तो ब्रेक पैड्स व्हील्स को टच नहीं करते हैं। बट वेन यू प्रेस द ब्रेक लिवर, पर जैसे आप ऐसे ब्रेक लिवर को दबाते हो, ये जो पैड्स होते हैं ना, दे अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। वो नीचे जो पैड्स होते हैं ना, वो फटाफट से उस मोशन को रोक देते हैं फ्रिक्शन की वजह से। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, मतलब आपने क्या किया, डायरेक्टली आप टच में तो नहीं हो ब्रेक पैड्स के, बट आपने ऊपर जब लीवर दबाया तो वो जो ब्रेक पैड्स होते हैं एकदम से ऐसे फ्रिक्शन बढ़ाते हैं और व्हील मूव करना बंद कर देता है। You might have seen that kabaddi players rub their hand with soil for a better grip of their opponent. तो कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं, वो अपने हाथ मिट्टी में ऐसे ऐसे करके घिसते हैं ताकि उनकी जो अपने अपोनेंट पे ग्रिप है वो ज्यादा अच्छी बने। स्मूथ रहेंगे तो पकड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो जब अपोनेंट छुड़ाने की कोशिश करेगा तो वो एकदम से स्लिप हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सॉइल से पूरा रब कर लेते हैं ताकि बेटर ग्रिप बने। Gymnasts apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. जिमनास्ट जो होते हैं, जो जिम्नास्टिक्स करते हैं, ऊपर से कूदते हैं, उछल कूद प्रॉपर उनकी होती है, वो क्या करते हैं, कोर्स खुरदुरा सा सब्सटेंस लगाते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट पाउडर काइंड ऑफ, कई बार बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, वो लगाते हैं ताकि उनकी जो ग्रिप है, वो जो जिस भी चीज को पकड़ेंगे वो अच्छी हो जाए, ठीक है। In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. मतलब कई जगह पे friction हमें नहीं चाहिए और हम उसको कम करना चाहते हैं। कई जगह पे तो हम चाहते हैं कि हो, कई जगह पे हम कम करना चाहते हैं। अब उसने एक एग्जाम्पल क्या दिया, Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड पे आप पाउडर क्यों छिड़कते हो?
You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. मतलब आपने कैरम पे जो कैरम बोर्ड होता है उस पे पाउडर इसलिए छिड़का, जब पाउडर छिड़कते हैं ना तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पाउडर बहुत स्मूथ सा होता है, सॉफ्ट सा। तो उसके ऊपर जो गोटी है वो भी अगर स्मूथ है तो फटाफट क्या करेगी, एकदम से रगड़ा खाएगी और इजीली वो इधर से उधर जा पाएगी। तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा पाउडर छिड़कने से। और फिर उसने क्या बोला कि कुछ ड्रॉप ऑयल डालने पे गेट में क्या होता है, डोर्स बहुत आराम से मूव करते हैं। अ बाइसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दीज मशीन्स। बाइसाइकिल या फिर जो मोटर मैकेनिक्स होते हैं वो ग्रीस यूज करते हैं, उससे भी क्या होता है, फ्रिक्शन कम होती है। In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. इन सारे ऊपर के केसेस में, जस्ट इसके ऊपर वाले में, हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते थे क्योंकि हमें एफिशिएंसी, जिस तरह से वो वर्क कर रहा है वो बेटर करे उसके लिए। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. मतलब कि जब ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट हम लगाते हैं मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, उन पार्ट्स पे जो मूव कर रहे हैं, तो एक पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है वहां पे। और क्या होता है, मूविंग सरफेसेस एक दूसरे को डायरेक्टली रब नहीं करती। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब उसने क्या बोला, इंटरलॉकिंग, जो ये इंटरलॉकिंग होती है इरेगुलरिटीज की, वो कुछ हद तक अवॉइड हो सकती है जब हम ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ग्रेफाइट लगाते हैं। तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही थी जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, वो अपने आप कम हो जाता है। मूवमेंट बिकम स्मूथ। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शंस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ल्यूब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीन्स में मना किया जाता है कि ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए एज लुब्रिकेंट। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कई बार क्या होता है, दो मूविंग पार्ट के बीच में एक एयर कुशन बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। देखो ये क्या बोला इसने, सरफेस वन, सरफेस टू। अभी अगर ये बीच का ल्यूब्रिकेंट नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज। बट जैसे ही आप ये बीच का पोर्शन हटा देते हो, ल्यूब्रिकेंट हटा देते हो, सो देयर विल बी फ्रिक्शन, देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नहीं बचेगा तो इजीली वो चीज क्या होगी आपकी, सॉरी जस्ट लेट मी रिपीट दिस होल पॉइंट। देखो इसमें ल्यूब्रिकेंट लगाया हुआ दिखाया है, तो ल्यूब्रिकेंट लगने से फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये ल्यूब्रिकेंट नहीं होता तो इंटरलॉकिंग होती और इंटरलॉकिंग होने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती। तो ल्यूब्रिकेंट उस केस में लगाया जाता है जब हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं चाहते हैं। इज इट क्लियर? Now, can we reduce friction to zero by polishing surface or using large amount of lubricants? हम एकदम खत्म नहीं कर सकते। अब उसने आंसर भी दिया है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। एलिमिनेट मतलब खत्म करना, निकालना। तो फ्रिक्शन को पूरी तरह से आप नहीं खत्म कर सकते हो। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती कि बिल्कुल ही स्मूथ हो, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी। Wheels reduce friction. You must have seen attaches and other piece of luggage fitted with roller. आपने attaches देखी होंगी, उस पे रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। Even a child can pull such pieces of luggage. एक बच्चा भी इसको उठा सकता है, अगर थोड़ा सा उसको हिम्मत दे दो तो वो आराम से खींच सकता है। Why is it so? Let us find out. अभी ऐसा क्यों है इसको देखेंगे, थोड़ा सा हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को समझेंगे। कुछ पेंसिल लेनी है जो कि सिलेंड्रिकल है शेप में, गोल गोल जो होती है ना। उसके बाद आपको उनको एक दूसरे के पैरेलल, जैसे यहाँ पे रखा गया है, देख रहे हो यहाँ पे ये ऐसे रखा गया है, वैसे रख देनी है, ठीक है। अब एक बुक उसके ऊपर रख दोगे और अब आप क्या करोगे, पुश करोगे बुक को। आप देखोगे कि पेंसिल कैसे रोल कर रही है, जैसे जैसे बुक मूव कर रही है पेंसिल कैसे रोल कर रही है। डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? डायरेक्टली सिर्फ ऐसे फ्लोर पे मैं स्लाइड करूं और एक इस तरह पेंसिल लगा के स्लाइड करूं तो मेरे लिए आसान तब होगा जब ये पेंसिल्स हैं। अगर मैं डायरेक्टली घुमाऊंगी तो इतना नहीं मुझे मतलब इजी लगेगा, बट इसके ऊपर मुझे बहुत इजी लगेगा। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड? क्या आपको लगता है कि जो रेजिस्टेंस है मोशन की, वो मतलब जो एक तरह से जो रुक मतलब वो रुक रहा है, मतलब वो जो वो रोक रही थी जो चीज, उसको क्या वो कम हुई है इस रोलिंग पे?
हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट? कई बार क्या करते हैं, कई भारी मशीन्स को अगर हिलाना होता है तो नीचे उसके लॉक्स लगाते हैं गोल गोल से, जैसे गोल शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के। क्यों होता है ऐसा? व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एक बॉडी दूसरे पे रोल कर रही है। अभी तक हमने स्टैटिक देखा था जब मूवमेंट नहीं हो रही थी, फिर हमने आपका स्लाइडिंग देखा था जब वो स्लाइड कर रहा था, और अब इस केस में हमने रोलिंग देखा है जब क्या हो रहा है, वो बिल्कुल रोल कर रहा है। रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। स्लाइड करने से 100 गुना बेटर रहता है रोल करना, अगर किसी चीज को लेके जाना है, किसी भारी चीज को। तो दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। इसीलिए ये जो लगेज है, ये जो रोलर है, ये जो इसमें लगे हुए हैं, उसको ईजी होता है पुल करना। Now, can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? तो इसने बोला है कि जो व्हील है उसको अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली उसकी वजह से कितने सारे काम इजी हो पाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट, सब उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। नाउ सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ये फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। तो जहां पे स्लाइड होना चाहिए, ये अभी हम पढ़ चुके थे ना, बॉल बियरिंग्स, स्लाइडिंग को रिप्लेस करके बॉल बियरिंग्स लगा देते हैं मशीन्स में, ताकि वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम ना करे। कौन सा फ्रिक्शन काम करे? रोलिंग फ्रिक्शन काम करे। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? बॉल बियरिंग का यूज करना। बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल। बहुत सारी चीजों में यूज होता है, एक दो चीजें नहीं है, वो बता रखा है कि कहाँ यूज होता है। ठीक है, बट रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ ये देख रहे हो आप, इसे बॉल बियरिंग कहते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। Yet known they are that air is very light and thin. Air बहुत हल्की है, पतली है। Yet is exert frictional force on object moving through it. तब भी एयर क्या करती है, जो भी चीजें उसके पास से होकर गुजरती हैं, उस पे वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। तब भी एयर उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। Similarly, water and other liquid exert force of friction when object move through them. उसी तरह से वाटर और बाकी के लिक्विड क्या करते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उनके थ्रू। फिर से सुनो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, तो क्या करते हैं? लिक्विड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, जस्ट अ मिनट, इज फ्लूइड्स। मतलब क्या कह देते हैं साइंस में, हम गैसेस एंड लिक्विड्स को फ्लूइड्स बोल देते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। जो ऑब्जेक्ट मोशन होते हैं उनमें क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एक और चीज दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड्स लगाते हैं, लाइक चाहे वो एयर होगी चाहे वो वाटर हो गए, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रैग भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, समझ लीजिए कोई चीज मूव कर रही है हवा में या पानी में, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती है कि स्पीड क्या है। डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, कि उसकी फ्लूइड के कंपैरिजन में क्या स्पीड है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, लेकिन ये हर केस में नहीं, ये फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम। फ्लूइड के केस में, चाहे वो वाटर है चाहे वो एयर है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंडेंट होती है। It is obvious that when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. इसने क्या बोला? ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड के थ्रू, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उनको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। एरोप्लेन मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी तो वो निकल पाएगा और एरोप्लेन, वरना तो वहीं रुक जाएगा। इस प्रोसेस में एनर्जी लूज होती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसलिए एफर्ट्स कम से कम लगे। अब उस एरोप्लेन को मूव करने के लिए कम से कम एफर्ट लगे, वो आराम से मूव कर जाए, तो वो कोशिशें की जाती हैं ताकि फ्रिक्शन भी क्या हो,
मतलब एफर्ट्स करे जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग स्पेशल शेप्स देते हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? फ्रॉम नेचर, मतलब कि अब उनको पता चल गया साइंटिस्ट को कि हमको कुछ करना पड़ेगा जिससे ये चीज हवा में या पानी में मूव कर जाए। तो उनको वो चीज कहाँ से आइडिया मिला? उनको वो आइडिया मिला नेचर से, ठीक है। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। बर्ड्स और फिश जो होती है, बर्ड्स हैं हवा में मूव कर रही हैं, फिशेस पानी में मूव कर रही हैं। उनकी बॉडी ने एक ऐसी शेप इवॉल्व कर ली है, अपने आप को ऐसा बना लिया है जो उनको क्या बनाएगा कि वो अपनी एनर्जी कम से कम लूज करें और फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे। मतलब फ्रिक्शन जो भी उनके अगेंस्ट लग रहा है उसको कम कर दे और एनर्जी उनकी कम से कम लगे। यू रीड अबाउट दिस शेप इन क्लास 6, आपने 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की शेप देखो, ऐसे गोल तो नहीं होती कि भैया गोल से एरोप्लेन उड़ रहा है, ऐसा एरोप्लेन होता है ना, बिल्कुल आगे से पैना सा, ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं इसको। और उसकी शेप अगर आप देखो तो काफी हद तक सिमिलर होती है बर्ड की शेप के साथ। अब बिल्कुल एकदम कॉपी नहीं करना कि मैच करो, बट अगर एक शेप देखो तो बर्ड भी इस तरह से होती है, वो भी अपने ऐसे उड़ती है, तो ऐसे उड़ती है ना कि पूरे मतलब पंख फैला के, तो वो स्ट्रीमलाइन काइंड ऑफ शेप बन जाती है। इसी तरह से जितने भी व्हीकल्स होते हैं चाहे कोई भी, वो सब ऐसे शेप में होते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन उसने बताया नहीं स्ट्रीमलाइनशिप के बारे में, बट ठीक है। द पॉइंट यहाँ पे इज कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं एयर में और वाटर में रोकता है, बट उसी अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करा गया है। हम जैसे बर्ड्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है, ह्यूमंस ने भी अपने आप को चेंज किया है कि वो उसमें फिट हो सके। नाउ अब ये चीज हमारी पूरी हो गई है। इस चैप्टर को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। हमने ये एक्टिविटी देखी बुक से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें देखा कि सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। हमने फैक्टर्स देखे जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं, इरेगुलर सरफेस हो गई, ये सारी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को कम ज्यादा फील करवाती हैं। फिर क्यों होती है ये इरेगुलरिटीज, ये इंटरलॉक कर जाती हैं तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे ज्यादा होती है। फिर हमने देखा कि फ्रिक्शन के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी वो देखें कि लुब्रिकेंट्स का क्या फायदा होता है और कैसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि ये टायर्स वगैरह किस यूज के होते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब वहां पे फ्रिक्शन कम क्यों लगता है, ठीक है। नाउ ड्रैग क्या होता है वो देखा और फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। तो अब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे 8th क्लास प्लेलिस्ट सेक्शन में 8th क्लास में 8 साइंस प्लेलिस्ट, 8 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जहाँ पे जो चैप्टर्स मैंने कवर करे हैं ऐसे ही एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।